यूट्यूब चैनल शहर के गौरव में आज हमारे साथ हैं सुनीता सिंह जी, जो कि पिछले कई वर्षों से समाज सेवी कार्य कर रही हैं। आइए हम बात करते हैं सुनीता सिंह जी से। आपके कैरियर की शुरुआत किस तरह से हुई? मेरे करियर की शुरुआत मेरे विद्यार्थी जीवन के खत्म होने के साथ ही हो गई थी। मैं करियर के रूप में अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही हूँ और मैंने विद्यार्थी जीवन को खत्म करने के साथ ही साथ अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। आपको समाज सेवी कार्यों की प्रेरणा कब और कैसे मिली? मुझे समाज सेवी कार्यों की प्रेरणा बचपन में ही मेरे पिताजी को देखकर और शादी के बाद मेरे पूजनीय ससुर जी को देखकर मिली, क्योंकि इन दोनों ने मेरे जीवन में एक आदर्श का कार्य हमेशा किया है। मेरे पिताजी जब नौकरी में थे तो उन्होंने कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया और जो गांव में हमारा पुश्तैनी घर था उस घर को उन्होंने एक निर्धन अध्यापक को दान में दे दिया था, जिससे कि वो उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छी सी पाठशाला खोल सके और विद्या का दान दे सके। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको मैं बचपन से देखती रही, आत्मसात करती रही और मुझे शिक्षा और समाज सेवा से लगाव होता चला गया। इसके बाद मेरे पूजनीय ससुर जी, जो कि 3 बार लगातार अपने गांव के प्रधान रहे, उन्होंने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी गांव का सुधार करने के लिए। और क्योंकि वो एक मेडिकल कोर में थे तो वो सुबह ही अपना बैग लेकर निकल जाते थे और अपने गांव और गांव के आसपास फ्री में दवाइयाँ बांट कर आते थे। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंने देखी और सीखा और उनकी आत्मसंतुष्टि को देखा, सबसे बड़ी बात कि ये कार्य करने के बाद वो लोग अपने मन में बड़े खुश होते थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा आत्मसंतुष्टि होती थी। तो मुझे लगा कि ईश्वर ने अगर हमें मानव का जन्म दिया है तो हमें अवश्य ही किसी न किसी के काम में आना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अध्यापक का कार्य कर रही थी, तो मैं जहाँ पढ़ाती थी वहाँ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि बहुत ही छोटी बच्ची का विवाह होने वाला था और वो बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार थी। मुझे पता चला तो मैंने उसके माता पिता की काउंसलिंग की, उनको बुलाया और उस लड़की की मम्मी को मैंने अपने स्कूल में खाना बनाने की काम पर रखा और उस बच्ची की पढ़ाई का खर्चा उठाया। उसका असर ये हुआ कि उसके माँ बाप ने उस बच्ची की शादी का विचार त्याग दिया और उस बच्ची को पढ़ाया। आज वह बच्ची इंटर करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है और जब मुझे 10th में उस बच्ची ने अकोला के क्षेत्र में करीब करीब 20 इंटर कॉलेजेस में यूपी बोर्ड को टॉप किया था और जब मुझे सम्मान देने के लिए उसके स्कूल में खड़ा किया गया स्टेज पर, तो वो जो अभूतपूर्व अनुभूति हुई उसका मैं वर्णन शब्दों में भी नहीं कर सकती। वो शायद मेरा एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे समाज को कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? इस समय मैं जो है राष्ट्रीय जाट एकता मंच भारत नाम की संस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला विंग के पद पर। और दूसरी एक संस्था हम ही कुछ बहनों ने मिलकर बनाई है, जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा, उसकी मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और इसके अलावा एक संस्था है हमारी, क्योंकि मैं अध्यापिका हूँ तो हमारा जो है, मैं शिक्षक राजनीति में पिछले 10 वर्षों से सक्रिय रही हूँ। एक महिला शिक्षिकाओं की संस्था है, महिला शिक्षक सशक्तिकरण संघ उत्तर प्रदेश, उसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और महिला शिक्षिकाओं के हित में मुझसे जो भी बन पड़ता है वह कार्य करती हूँ। आपको राजनीति में जाने का मौका मिले तो आप क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे? अगर मुझे कभी राजनीति में जाने का मौका मिला और मेरे हाथ में कुछ ऐसे चीज़ आई जिससे मैं कुछ कर सकूं, तो मैं एक तो ये करना चाहूँगी कि संपूर्ण महिला शिक्षा, चाहे वो उसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा को मैं फ्री करना चाहूँगी, जिससे कि गरीब तबके की गांव की बेटियां भी पढ़ सकें और उच्च शिक्षा का सपना उनका पूरा हो सके। और उसके अलावा मैं महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहूँगी, जिससे वो एक आत्मविश्वास के साथ एक नव भारत का सृजन कर सके। समाज सेवा और राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानती हैं?
समाज सेवी के रूप में अगर मैं देखूं तो मैंने बहुत सारे लोगों को कार्य करते हुए देखा है, परंतु मैं अपने आदर्श के रूप में जिस व्यक्ति का यहाँ पर ससम्मान नाम लेना चाहूंगी वो है राष्ट्रीय जाट एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरपाल सिंह जाट जी, जो पिछले 25 वर्षों से लगातार निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। और राजनीतिक के रूप में अगर मैं आपसे कहना चाहूंगी तो महिला सशक्तिकरण की नींव रखने वाली हमारी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और देश को एक नए विचारों से अवगत कराने वाले और निस्वार्थ राजनीति करने वाले माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और किसान नेता किसान से उठकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले माननीय श्री चौधरी चरण सिंह जी, ये मेरे जीवन के आदर्श हैं, जिन्हें देखकर, सुनकर, पढ़कर ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और नया कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। आप जो संस्था जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा है, किन किन क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो हमारी संस्था है जाट क्षत्रिय वीरांगना सभा, यह एक महिलाओं की संस्था है और हम लोग इस संस्था के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी शिक्षा के क्षेत्र में, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कार्य, इसके अलावा जो भी समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए हम अलग अलग जो है खाने पीने की व्यवस्था करना, उन्हें शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित करना, ग्रामीण महिलाओं को हाइजीन की शिक्षा देना, मेडिकल कैंप लगाना, और जो समाज के होनहार छात्र हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित करना, और 12th के बाद बच्चे करियर में किस तरफ अपनी चॉइस के हिसाब से आगे जा सके, हम काउंसलिंग की व्यवस्था भी करते हैं। जब हम छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित करते हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं से करियर काउंसलर को जरूर बुलाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्टीज को भी बुलाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक एक्सपर्ट शिक्षा क्षेत्र से, एक एक्सपर्ट हम प्रशासनिक सेवाओं से, एक एक्सपर्ट हम चिकित्सा क्षेत्र से, इस तरीके से सबको बुलाते हैं जिससे कि बच्चों को करियर काउंसलिंग अच्छी से अच्छी मिल सके और बच्चे जो है अपना सोच समझकर अपने करियर के लिए, आगे के लिए डिसीजन ले सके। इसके अलावा जैसे हमारा अंध विद्यालय है सूरकुटी, हम वहाँ भी जाते हैं और वहाँ जाकर उन बच्चों की ज़रूरतों को जितना हमसे हो सकता है पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अभी जो है हम लोगों ने एक प्लानिंग की है सभी बहनों ने मिलकर कि हम ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं के लिए जो कि बहुत अच्छी हैं पढ़ने में, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें सुरक्षा कारणों से या फिर कहिए आर्थिक कारणों से शहर में नहीं भेज सकते और उनकी जो है बहुत 12th या BSc BA करने के बाद शादी कर दी जाती है, जबकि वो करियर में बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। ऐसी बालिकाओं के लिए हम निःशुल्क एक कोचिंग सेंटर का बहुत जल्दी सपना लेकर सब लोगों के बीच में जाने वाले हैं और उस कोचिंग सेंटर को स्थापित करने में समाज के सहयोग से हम बालिका शिक्षा में कुछ बहुत अच्छा करने के प्रयास में हैं। राजनीति हो या समाज सेवा, घर से बाहर जाकर कार्य करने पर एक महिला को क्या क्या परेशानी आती है? क्या आपको कभी किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? इस बारे में कुछ हमें बताएं। हाँ जी, ये एक बहुत ही समयचीन प्रश्न आपने किया कमल जी। घर से बाहर जाकर कार्य करने पर निश्चित तौर पर महिलाओं को कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि एक घर एक महिला के लिए एक शेल की तरह होता है जहां पर कि वो बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस तरीके की दुनिया है, उससे वो विरक्त रहती है, अलग रहती है, सुरक्षित रहती है। लेकिन जब उस शेल को तोड़कर कोई महिला बाहर जाती है तो वहां कार्य करने में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। और आज भी आप देखिए कि कभी सुदूर इलाकों में, कहीं ग्रामीण इलाकों में या भीड़ भाड़ की जगह पर आज भी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं छेड़छाड़ की घटनाएं, कहीं रेप की घटनाएं। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हर माँ बाप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, हर पति अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और वो
बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के होने की वजह से कई बार वो बेड़ियाँ भी बन जाती हैं, जिन्हें कुछ महिलाएं तोड़ने की कोशिश करती हैं, तो वो परिवार विघटित होने लगते हैं। तो मेरा जो है ये मानना है कि हमारे समाज के मनीषियों को आगे आकर, हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे शहर के जिम्मेदार नागरिकों को आगे आकर इस व्यवस्था में सभी का साथ देना चाहिए और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल, एक सुरक्षित वातावरण का सृजन करना चाहिए, जिससे हर महिला अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा कार्य कर सके। और वरना इस तरह की परेशानियां आती रहती हैं। दूसरा, आप किसी भी एक स्थापित क्षेत्र में अगर आप पदार्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ पे कुछ लोग स्थापित हैं, उन्हें अपना जो है सत्ता थोड़ी हिलती हुई लगती है। उन्हें ये लगता है कि हमारे दायरे में कौन घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ भी थोड़ी नेगेटिविटी कुछ लोग फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इससे होता कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप निश्चित अपने मन में ठान लें कि मुझे ये कार्य करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और जब आपको कोई रोक नहीं सकता, तो आप अपना 100% अवश्य देंगे। तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं से कोई एनओसी लेनी है, कोई फील्ड वर्क करना है, तो वो महिला होने के नाते ये लगता है कि गाड़ी से भी जा रहे हैं तो ड्राइवर होना चाहिए साथ। और कहीं पे जो है कोई ऐसी त्रासदी हो जाती है, उस जगह जाने के लिए भी लगता है साथ में कोई होना चाहिए। या आप समय का, परिवार को ध्यान में रखते हुए, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप एक निश्चित समय और सीमा के अंदर और दायरे के अंदर रहकर आप कार्य कर सकते हैं। अगर आप उस दायरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो ना तो समाज में आपको बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जाता, और वो सुरक्षा कारणों से भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। तो इसलिए महिला होने के नाते कुछ जो है बंधन तो है सामाजिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी, लेकिन जो इन कठिनाइयों को पार कर ले जाता है, मैं समझती हूँ जीत उसी की होती है, राह उसी को मिलती है। तो कठिनाइयाँ आई अवश्य, लेकिन परिवार के साथ की वजह से और अपने हितैषियों की वजह से और समाज के मनीषियों की वजह से वो कठिनाइयाँ मेरी दूर होती चली गई। और आज जो है आप कह सकते हैं कि मैं अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग महिला के रूप में खुद को महसूस करती हूँ, और मुझे कहीं कोई किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, ना मुझे महसूस होती। मुझे लगता है सभी मेरे अपने हैं और सब मेरा बहुत साथ देते हैं। इसके लिए जो भी लोग मेरे जीवन में आए, मेरा साथ दिया, उसको मैं बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज से लगभग 30 साल पहले के समय और वर्तमान समय में महिलाओं के कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। आप महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। इससे पारिवारिक स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? क्या परिवार विघटन की तरफ बढ़ रहे हैं? इससे आप महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देखती हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण का ही समय है। और निश्चित तौर पर जो हम अगर पुराना समय उठाकर देखें, तो उसके बाद से लेकर आज तक महिलाओं के कार्य क्षेत्र में और करियर में बहुत परिवर्तन आया है। और वैसे भी जो वर्तमान समय है, ये एक कंप्यूटर युग है। कंप्यूटर ने तो पूरे विश्व की पटकथा को ही बदल कर रख दिया है। पूरा विश्व का परिदृश्य चेंज हो चुका है। तो उसी में हमारे देश की आधी आबादी भी अपना जो है करियर को लेकर स्टैंड लेने लगी है, अपने स्वतंत्र विचारों को रखने लगी है और अपने विचारों के हिसाब से कार्य भी करने लगी है। तो ये तो मैं बिल्कुल इस बात से 100% सहमत हूँ कि ये महिला सशक्तिकरण का ही टाइम है, और महिला सशक्तिकरण की वजह से ही ये संभव हुआ। और इसके साथ साथ, क्योंकि हमारा भारतवर्ष एक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन पुरुषों की मानसिकता में भी बदलाव हुआ है। पहले जो कार्य क्षेत्र महिलाओं से बिल्कुल अछूते रहते थे, जैसे फौज का क्षेत्र है, या आदिवासी क्षेत्रों में जाकर कार्य करना है, या साइंटिस्ट हैं, या फाइटर पायलट्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि जहाँ पे महिलाओं की दखलंदाजी या महिलाओं का करियर नगण्य था। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं तो महिलाएं पूरी जोशो खरोश के साथ पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और हर करियर में उत्तम से उत्तम प्रदर्शन कर रही हैं। परंतु एक महिला होने के नाते और एक माँ होने के नाते दूसरी तरफ मुझे थोड़ा सा कभी कभी ये भी लगता है कि हम करियर को अपनाएं जरूर, लेकिन अपने परिवार को जरूर देखें। और क्योंकि महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वावलंबी हो रही हैं, इस कारण और परिवार एकल होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं और घर से दूर रहना पड़ रहा है। बच्चियां हॉस्टल में जाकर पढ़ना शुरू कर देती हैं,
करियर बनाने की वजह से, तो परिवार के एडजस्टमेंट में थोड़ी कमी तो आ रही है। इसके लिए जो हम माएँ हैं, हमको कोशिश करनी पड़ेगी। हमें अपनी बच्चियों को ये सिखाना पड़ेगा कि परिवार आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। करियर भी होना चाहिए, करियर बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, तो आपको अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार की व्यवस्था को संभालना चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो। परंतु परिवार को ज़्यादा समय एक माँ के रूप में, एक महिला के रूप में, एक स्त्री को ही देना पड़ता है। इसलिए जो है आप परिवार को प्राथमिकता पर रखिए। और क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, लोगों में सहनशक्ति कम होती जा रही है, तो निश्चित तौर पर आजकल परिवार विघटन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज हम सभी पाश्चात्य परिपाटी का बहुत ज़्यादा अनुकरण कर रहे हैं, जिसमें कि अगर आप देखें तो जो पारिवारिक व्यवस्था हमारे भारत देश की है, हमारी भारत संस्कृति की है, उसका पूरे विश्व में कहीं कोई सानी नहीं है। तो हमें निश्चित तौर पर अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ये सिखाना पड़ेगा कि परिवार पहले है और भारतीय संस्कृति जो है वो अछूती है, अनूठी है, अतुलनीय है। अगर आप उसका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक सफल गृहिणी भी बनेंगे और एक जो है सफल करियर वुमन भी बनेंगी। परिवार को विघटन से बचाने का कार्य आप और हम सबको मिलकर करना है। ये जो स्थिति भयावह होती जा रही है, इसे दूर करने में, इसे ठीक करने में हम और आप मिलकर संकल्प कर ले कि हम अपने बच्चों को सही राह दिखाएंगे और अच्छे संस्कार देंगे, तो निश्चित तौर पर उन्हें हम एक अच्छा इंसान बनाकर इस जीवन में आगे बढ़ाएंगे। आप एक समाज सेवी होने के नाते समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज सेवी होने के नाते, या कहिए एक महिला होने के नाते, मैं ये संदेश देना चाहूँगी समाज के अलग अलग वर्गों में। जैसे पहला तो संदेश मैं विद्यार्थियों को देना चाहूँगी कि आप इस समय, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हैं, तो कृपया करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए, क्योंकि यही वो समय है जो आपको आगे जीवन में सफलता दिलाएगा और एक सफल व्यक्ति बनाएगा। किसी भी तरीके की नशाखोरी से दूर रहें, अपना एक संकल्प निर्धारित करें और संकल्प में विकल्प को कभी न तलाशें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे और राष्ट्र में अपना एक महती योगदान आप अवश्य देंगे। इसके अलावा मैं, क्योंकि एक महिला हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारे कार्य करने में महिलाओं को जूझना पड़ता है, या कई बार बहुत अच्छी तरीके से वो निकाल भी ले जाती है चीज़ों को, तो मैं उन्हें ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप भी जहाँ जिस रोल में हैं, या तो आप एक कामकाजी महिला हैं, आप चाहे समाज सेवी हैं, चाहे आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, आप कृपया करके सभी महिलाएं, सभी बहनें अपने परिवार को प्राथमिकता दें, क्योंकि परिवार पहले है, उसके बाद फिर आपका समाज आता है। अगर आप परिवार को अच्छी अपना समय देंगी, बच्चों को अच्छी परवरिश देंगी, तो निश्चित रूप से मानिए कि इससे बड़ी समाज सेवा कुछ हो ही नहीं सकती। और उसके अलावा बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। समाज में आप जिस भी पद पर हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, सिर्फ वो अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कीजिए, तो निश्चित रूप से आपसे बड़ा सफल व्यक्ति कोई हो नहीं सकता और समाज में आपसे बड़ा योगदान देने वाला भी कोई नहीं हो सकता। सुनीता जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कमल जी, आपका भी, कि आपने मेरे विचार सुने और मेरे विचार को आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।